हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए कवलजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का टाइम चल रहा है और हमारे बहुत सारे दोस्त अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न खुद से फाइल करना पसंद करते हैं, स्पेशली सैलरीड पर्सन। तो आज हम यह वीडियो उन सब दोस्तों के लिए लेकर आए हैं जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न खुद से फाइल करना पसंद करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ITR-1 कैसे फाइल करते हैं। ITR-1 मेनली सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर और देखते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इनकम टैक्स के पोर्टल incometax.gov.in पर जाएंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप पहले से इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर हैं तो आप सीधा लॉगिन करिए। आल्दो इनकम टैक्स की साइट चेंज हो गई है, लेकिन न्यू पोर्टल पर भी आपके पुराने यूज़र ID एंड पासवर्ड से ही लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र ID डालना है। यहाँ पर आपका पैन नंबर ही आपका यूज़र ID होगा। कंटिन्यू करने के बाद आप पासवर्ड डालेंगे और इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप होम पेज पर देखेंगे फाइल योर रिटर्न। आप यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर ई फाइल टैब में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। करंट असेसमेंट ईयर के लिए आप असेसमेंट ईयर 21-22 को सेलेक्ट करेंगे और साथ ही यहाँ पर आपको मोड ऑफ फाइलिंग को भी सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू भी ITR फाइल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू भी ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी को रिकमेंड किया गया है, तो हम ऑनलाइन फैसिलिटी को यूज़ करते हुए ITR-1 को फाइल करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, रिज्यूम फाइलिंग एंड स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पर रिज्यूम फाइलिंग का एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर अपनी रिटर्न को प्रिपेयर करके रख सकते हैं और इस ड्राफ्ट रिटर्न को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन से पहले आप जितनी बार भी चाहें अपने ड्राफ्ट रिटर्न को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपनी रिटर्न में कुछ भी काम नहीं किया तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका स्टेटस पूछा जाएगा, जैसे कि आप इंडिविजुअल है, HUF हैं, अदर हैं। यहाँ पर हम इंडिविजुअल की ITR फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आप HUF हैं तो आप HUF को सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप अदर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन ऑप्शन को आप अपने लीगल स्टेटस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी लीगल स्टेटस हो उसके बेसिस पे आप अपना अदर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इंडिविजुअल की ITR फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपको ITR फॉर्म को चूज़ करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ITR-1 से लेकर ITR-7 तक के फॉर्म अवेलेबल हैं। ITR फॉर्म आपकी इनकम के बेस पर सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको पता है कि आपकी इनकम के बेस के ऊपर आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है तो यहाँ से आप अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपको यह नहीं मालूम कि आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन भी दिया गया है। हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल, आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए हेल्प अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं ITR-1 कौन फाइल कर सकता है। ITR-1 फॉर्म रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के द्वारा फाइल किया जा सकता है। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ITR-1 फाइल नहीं किया जाता। अगर आपकी इनकम सैलरी से है या फिर आपके पास अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन FDR या फिर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, या फिर इसके अलावा आपके पास डिविडेंड की इनकम है या फिर आपके पास फैमिली पेंशन की इनकम है, तो आप ITR-1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप ITR-1 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हैं तो उस केस में आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। साथ ही आपको यह भी देखना है कि आपके पास कोई ऐसी इनकम नहीं होनी चाहिए जो कि स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो इनकम टैक्स के अंदर, उस केस में भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। साथ ही इन सारी इनकम्स का टोटल 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है सारे हेड्स में, तो भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ कुछ और कंडीशन भी है जहाँ पर इनकम टैक्स की रिटर्न ITR-1 में फाइल नहीं होती। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर हैं या फिर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं या फिर आप सेक्शन 90, 91 में रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं, आपके पास आउटसाइड इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है या आपकी इनकम आउटसाइड इंडिया से आती है, आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हैं या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है या फिर आपका TDS डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194N में, तो उस केस में भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ITR-1 फॉर्म
बहुत ही बेसिक फॉर्म है। यह मेनली सैलरीड पर्सन की रिटर्न को फिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसे ही अगर आप नीचे देखेंगे तो अन्य ITR फॉर्म की हेल्प भी दी गई है। इसके बेसिस पर आप अपना फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ITR 1 फॉर्म को सेलेक्ट करके प्रोसीड टू ITR 1 फाइलिंग करते हैं। यहाँ पर हम डैशबोर्ड में 3 स्टेप देखेंगे। वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप, कन्फर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। यहाँ पर जो आपकी रिटर्न फाइल होगी वह स्टेप बाय स्टेप होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दी गई है। आपके पास TDS सर्टिफिकेट जैसे कि फॉर्म 16, 16A जो कि आपके एम्प्लॉयर ने या जिसने आपका TDS डिडक्ट किया है उसने आपको दिया होगा, वह आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास फॉर्म 26AS भी होना चाहिए। फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल के होम पेज पर ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में 4th ऑप्शन को व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है और कंफर्म करने के बाद आप ट्रेसेस की साइट पर आ जाएंगे। यहाँ आई एग्री को टिक करके प्रोसीड करेंगे और व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक कर देंगे। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। हम करंट असेसमेंट ईयर 2021-22 सेलेक्ट करेंगे। व्यू एज में HTML सेलेक्ट करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आपको फॉर्म 26AS अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही अब आपको रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। 1 नवंबर 2021 से इनकम टैक्स के पोर्टल पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लाइव हो गया है। अब आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन AIS में दिखने लग गई हैं, तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले 26AS के साथ साथ AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर सर्विस टैब में जाकर लास्ट टैब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करें और प्रोसीड करने के बाद आप AIS स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना बैंक स्टेटमेंट, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, डोनेशन रिसीट्स, रेंटल एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि 80C से 80U तक में डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको आप अपने पास रेडली अवेलेबल रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ITR फाइल करने से पहले आपको बताना होगा कि आप किस रीजन से ITR फाइल कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन हो सकता है आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो और आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हों। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए नॉर्मल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की है। सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपए की है और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में यह लिमिट 5 लाख की हो जाती है। इसके अलावा सेकंड रीज़न हो सकता है कि आप 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) में फॉल करते हैं। यहाँ पर अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है या फिर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च अपने या किसी अन्य व्यक्ति के फॉरेन ट्रैवल पर किया है या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आप सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजो में कंपलसरी रिटर्न फाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, चाहे आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम ही क्यों ना हो। इनमें से जो भी रीजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो उसे सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको स्क्रीन पर प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए मैसेज शो होगा। आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अगर आप इसे एग्री हैं तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं या फिर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न स्टेप बाय स्टेप फाइल होगी। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है, इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, फिर टोटल डिडक्शन, फिर टैक्स पेड एंड लास्ट में टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते, आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप ही फिल करनी है। जब तक एक टेबल को कंप्लीट नहीं करेंगे आपका नेक्स्ट टेबल एक्टिवेट नहीं होगा। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं। यहाँ पर आपका नेम, DOB, आधार, पैन नंबर के साथ साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आ रहा है। आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अपना एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर एंड अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि हम इनमें से ऊपर वाले कोई भी ऑप्शन को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन में अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139(1) को सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर 2021-22 के ITR 1 फाइल करने के लिए ड्यू डेट 31 दिसंबर है, इसलिए हम यहाँ पर सेक्शन 139(1) को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो सेक्शन 139(4) में रिटर्न फाइल होगी। रिवाइज रिटर्न के लिए आप सेक्शन 139(5) को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल गया है और आप कंडोनेशन ऑफ डिले के बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पर सेक्शन 119(2)B को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप इनकम टैक्स के नोटिस के रेफरेंस में भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं।
अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई है तो उस केस में आप सेक्शन 139(9) में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर यह ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको सेक्शन 142(1) में नोटिस आया है तो आप यह ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सेक्शन 148 में नोटिस आया है तो आप यह ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। यहाँ पर एंटर रिसीप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, अगर आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर रिसीप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न आपको डालना होता है। साथ ही अगर आप किसी नोटिस के रेफरेंस में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यूनिक नंबर और डिन नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। साथ ही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब काफ़ी फेवरेबल हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम, बट न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता। आप देखिए, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करते हैं तो एक मैसेज शो हो रहा है कि आपने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है, इसके लिए आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, और साथ ही आप सेक्शन 10 की बहुत सारी एग्जम्पशन जैसे कि LTA, HRA को भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 80C to 80U तक मिलने वाली डिडक्शन का बेनिफिट भी न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। आपको यहाँ पर बहुत ही वाइजली अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके लिए जो भी फेवरेबल ऑप्शन हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने नो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। नीचे बैंक डिटेल में आपको अपने सभी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है डोरमेंट अकाउंट को छोड़कर, और यहाँ पर आपको अपने किसी एक बैंक अकाउंट को रिफ़ंड के लिए भी सिलेक्ट करना है। यह सारी डिटेल फिल करने के बाद आप कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर कंफर्म करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगी और अब आपका नेक्स्ट टेबल ग्रॉस टोटल इनकम एक्टिवेट हो गया होगा। अब नेक्स्ट टेबल ग्रॉस टोटल इनकम में काम करते हैं। यहाँ पर अगेन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके बेसिस पर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए फील्ड अवेलेबल होंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, अगर आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो रिटर्न फाइल करना ईजी होगा। हम यहाँ पर सीखने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। इस सेक्शन में आपको सैलरी की डिटेल कंफर्म करनी है। यहाँ पर आपकी डिटेल ऑटोफिल होकर आएगी। यहाँ पर सैलरी की डिटेल ऑटोफिल नहीं आ रही क्योंकि एम्प्लॉयर ने TDS डिडक्ट नहीं किया है। यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर आप सैलरी की डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 16 ओपन करके रखना होगा जो कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया होगा, या फिर आप अपनी सैलरी स्लिप के बेसिस पर भी यहाँ पर डाटा फिल कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी में यहाँ पर हमें पार्ट ए में सैलरी एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 फिल करनी है, जिसमें कि बेसिक सैलरी, वेजेज, पेंशन, ग्रेजुटी, एडवांस सैलरी, DA, कमीशन आदि सब कुछ आता है। पार्ट बी में वैल्यू ऑफ परक्विजिस्ट एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 फिल करना है। आपको जो भी फैसिलिटी कंपनी के द्वारा दी गई होगी, जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, कंसेशनल एकोमोडेशन, गैस और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी या फिर कार फैसिलिटी फॉर पर्सनल यूज़, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर फिल करनी है। पार्ट सी में आपको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी फिल करना है, जैसे कि कंपनसेशन रिसिप्ट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। हमारे केस में परक्विजिस्ट एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 फिल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें एग्जम्प्ट अलाउंसेस को फिल करना है। हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस या कोई अन्य अलाउंसेस जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा अलाउंसेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एग्जम्पशंस अप्लाई हो जाएगी और नेट सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में आपको सेक्शन 16 की डिडक्शंस अवेलेबल हैं। पार्ट ए में आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल हो रही है। अगर हमने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया होता तो हमें यहाँ पर 50,000 की डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती। पार्ट बी में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की डिडक्शन मिलती है। एंटरटेनमेंट डिडक्शंस ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउड होती है। पार्ट सी में आपको प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शंस होती है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी डिडक्शंस आप यहाँ ले सकते हैं। सैलरी की डिटेल फिल होने के बाद नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी का है। यहाँ पर भी हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड या एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड तब चूज़ करते हैं अगर आपका हाउस आपके पर्सनल यूज़ में है और आपने अपने हाउस के लिए हाउसिंग लोन ले रखा है, तो उस हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं।
यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। यह इंटरेस्ट आपकी अदर हेड की इनकम से सेटअप हो जाएगा। अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज शो करेगा। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में नेक्स्ट ऑप्शन है लेट आउट प्रॉपर्टी का। यह ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है। यहाँ पर आपको ग्रॉस रेंट फिल करना है। अगर आपने कोई म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो यहाँ पर आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। यहाँ पर ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर आपने इस प्रॉपर्टी के लिए कोई हाउसिंग लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पर फिल कर देंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की तरह ही यहाँ पर इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पर एक्चुअल इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक का ही इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पर 2 लाख की लिमिट नहीं है। और अगर आपको कोई एरियर्स या अनरिलाइज रेंट रिसीव हुआ है तो उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सैलरी के बाद आपकी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम भी फिल हो चुकी है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जो कि ITR 1 में फाइल किया जाएगा वह है अदर सोर्सेज। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या आपको सेविंग बैंक अकाउंट से ब्याज मिलता है? तो आप यहाँ पर यस करके अमाउंट फिल कर सकते हैं। अगर आपको ब्याज की इनकम FDR इन बैंक या पोस्ट ऑफिस से है तो उसको आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली पेंशन मिली है तो यहाँ पर यस करके आप अमाउंट फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कोई पेंशन इनकम मिलती है तो वह सैलरी इनकम मानी जाती है और सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होती है। लेकिन फैमिली पेंशन के केस में यह सैलरी इनकम नहीं मानी जाती, क्योंकि फैमिली पेंशन एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर को मिलती है उसकी डेथ के बाद, इसलिए यह अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। फैमिली पेंशन के केस में 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000 रुपये विच एवर इज लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जो कि सेक्शन 57 IIA में मिलती है। अगर आपको कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिला है तो उस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी मिला होगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड को आप यहाँ फिल कर देंगे। डिविडेंड की इनकम भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। डिविडेंड की इनकम को आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना होता है। यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए लिया जा रहा है। अदर सोर्स की इनकम को फीड करने के बाद आपके पास तीनों हेड की ग्रॉस टोटल इनकम का टोटल आ गया। नेक्स्ट एग्जम्प्ट इनकम, यहाँ पर लिखा है दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पज। अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो आप उस इनकम को भी रिपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन आपकी AIS स्टेटमेंट में या फिर 26 ES में शो हो रही होगी। और अगर आप अपनी एग्जम्प्ट इनकम को इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं शो करेंगे तो पोर्टल पर मिसमैच होने की वजह से हो सकता है आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। एग्जम्प्ट इनकम को फिल करने के लिए ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एग्जम्प्ट इनकम की लिस्ट शो हो रही है। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 10 की कोई और एग्जम्पशन अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसे भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। अब आप देखेंगे फर्स्ट 2 टेबल फिल हो गए हैं और कंफर्म हो गए हैं। इसके बाद आप थर्ड टेबल टोटल डिडक्शंस में आ जाएंगे। डिडक्शन में आप देखेंगे अगेन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इंफॉर्मेशन मांगी गई है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कोई भी डोनेशन पे की है जो कि 80G में एलिजिबल है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लीजिए। यस सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे नीचे डोनेशन शेड्यूल फॉर सेक्शन 80G इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड शो हो रहा है। अगर आप डोनेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको यह शेड्यूल फिल करना होगा। ऐसे ही नीचे देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड डोनेशन पे करी है तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट डिडक्शन 80GG से रिलेटेड है। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलता और आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आप इस सेक्शन में कुछ कंडीशन के साथ मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करके आप अमाउंट फिल कर दीजिए। नेक्स्ट वेरी कॉमन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C की है जो कि मैक्सिमम लोग क्लेम करते हैं। इस सेक्शन में अगर आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट करी है अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए या कोई प्रोविडेंट फंड के लिए पे किया है या 5 ईयर टैक्स सेविंग FDR में कुछ पैसा जमा किया है, इसके साथ ही अगर आपने हाउसिंग लोन की प्रिंसिपल अमाउंट को पे किया है तो उसको भी यहाँ क्लेम किया जाता है। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट को सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम किया जाता है और हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को सेक्शन 80C में क्लेम किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपने अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा करी है जो कि ट्यूशन फीस के रूप में होनी चाहिए
तो उसको भी आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट डिडक्शन 80CCD 2 से रिलेटेड है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। अगर आपने कोई पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है तो उसकी डिडक्शन आप 80CCD 2 में यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ ही 80D की डिडक्शंस आप ले सकते हैं। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है तो उसकी डिडक्शंस आप सेक्शन 80D में ले सकते हैं। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो 80DD का शेड्यूल अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड डिटेल फिल करके डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट डिडक्शन 80E से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने पर इंटरेस्ट की छूट इस सेक्शन में मिलती है। इसके अलावा अगर आप कोई अन्य डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी और डिडक्शन भी दिख रही होंगी जिन्हें आप क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि डिडक्शन रिलेटेड टू पेंशन अंडर सेक्शन 80CCC, 80CCD 1, 80CCD 1B। यहाँ पर आप देखेंगे डिडक्शन 80CCC एंड 80CCD 1, यह डिडक्शन 1,50,000 रुपये की लिमिट के अंदर ही आती है। टोटल 1,50,000 के अंदर आप इसे भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 80CCD 1B, यहाँ पर इस डिडक्शन को आप 1.5 लाख रुपये से ऊपर 50,000 रुपये एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में। नेक्स्ट डिडक्शन 80DD, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। अगर आपके साथ कोई डिसेबल व्यक्ति है जिसकी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उस केस में आपको नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में 75,000 एंड सेवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। साथ ही सेक्शन 80DDB स्पेसिफाइड डिजीज से रिलेटेड डिडक्शन है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख रुपए की डिडक्शन और नॉर्मल के केस में 40,000 रुपये तक की डिडक्शन आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट डिडक्शन 80EE, यहाँ पर आपको हाउसिंग लोन के ऊपर 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी ओवर एंड अबव 2 लाख लिमिट जो कि आपने सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन क्लेम करी है। इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपने यह लोन एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर लिया हो। एक स्पेसिफाइड पीरियड में ये लोन लेने पर ही यह डिडक्शन मिलेगी और आपका लोन अमाउंट एक सर्टेन लिमिट से कम होना चाहिए। आपने जो हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है वह भी एक सर्टेन लिमिट से कम की होनी चाहिए, तभी इस सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 80EE, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। रीगल सेक्टर को बूम करने के लिए यहाँ पर भी 1,50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन मिलती है, जो कि 2 लाख रुपये की लिमिट जो कि आपने सेक्शन 24 में क्लेम करी है उसके अलावा होगी। यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को फुलफिल करने पर यह डिडक्शंस अवेलेबल होती है। नेक्स्ट डिडक्शन है 80EEB। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज किया है और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो इस सेक्शन में आप 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, चाहे यह व्हीकल आपने पर्सनल यूज़ के लिए ही क्यों ना लिया हो। नेक्स्ट डिडक्शन है 80GGC। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दी है तो उस केस में आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट डिडक्शन 80TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर आपको कोई सेविंग बैंक पे ब्याज मिला है तो 10,000 रुपये तक की डिडक्शन आपको सेक्शन 80TTA में मिल जाएगी, लेकिन आप सीनियर सिटीजन नहीं होने चाहिए। सीनियर सिटीजन के केस में यह डिडक्शन बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है और यह डिडक्शन आपको सेक्शन 80TTB में मिलती है। सेक्शन 80TTB में इंटरेस्ट की डिडक्शन चाहे आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला हो चाहे आपके FDR पे इंटरेस्ट मिला हो, टोटल 50,000 रुपये की डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट डिडक्शन है सेक्शन 80U की। डिसेबिलिटी के केस में सेक्शन 80U में डिडक्शन मिलती है। अगर आपकी डिसेबिलिटी नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 तक की डिडक्शन, और अगर आपकी डिसेबिलिटी सेवियर डिसेबिलिटी है तो आपको 1,25,000 की डिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाएगी। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सारी डिडक्शंस को फिल करने के बाद आप अपनी डिडक्शंस को यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपने कोई गलती करी है तो आप अपनी डिडक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 80D का नेक्जर खुल गया है। हमने वहाँ पर पीछे सेक्शन 80D के लिए यस किया था और तो हमें मैसेज शो हुआ था कि आपको अनेक्जर फिल करना है। यहाँ पर अगर आप एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अनेक्जर मिल जाएगा। यहाँ पर अभी देखिए नो क्लेम फॉर सेल्फ फैमिली आ रहा है, आप इसे यस कर दीजिए। अगर आपने कोई भी प्रीमियम पे किया है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आपने सेल्फ के लिए कोई प्रीमियम पे किया है तो वो फिल कर सकते हैं। आपने अपने पेरेंट्स के लिए किया है तो वो भी फिल कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो वो फिल कर सकते हैं और यहाँ पर पूरी अमाउंट फिल करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। हमारे केस में हमने कोई भी मेडिकल प्रीमियम नहीं पे किया, इसलिए हम इसे कैंसिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एज पर फॉर्म 16। क्योंकि आपने कोई मेडिकल प्रीमियम पे नहीं किया इसलिए आपने अपने एम्प्लॉयर को कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया होगा मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस का। यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर ने भी
आपके फॉर्म 16 में कोई अमाउंट शो नहीं करी, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। इसके आगे आप देखेंगे नेक्स्ट 80 TTB। हमारे केस में हमारा SSC सीनियर सिटीजन है, लेकिन हमने यहाँ पर सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी, वह डिडक्शन क्लेम नहीं की है। इस डिडक्शन को हमने क्लेम नहीं किया है। हम चाहें तो इसको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर 50,000 रुपये की डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारी डिडक्शन शो हो रही हैं जो कि हमने पीछे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में येस या नो टिक किया था। अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर भी इसे आप सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे आपकी टोटल डिडक्शन भी कंफर्म्ड हो गई। इसके बाद हमको टैक्स पे करना है। अब हम नेक्स्ट टैब टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड में आप देखेंगे वेरीफाई यूर टैक्स पेड डिटेल। यहाँ पर आप देखिए डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी। अगर आपका कोई सैलरी पे TDS डिडक्ट किया होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। हमारे केस में कोई भी सैलरी पे TDS डिडक्ट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। सैलरी के अलावा अगर किसी अन्य सोर्स पे आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। हमारे केस में FDR के इंटरेस्ट के ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है, वह यहाँ पर शो हो रहा है। ऐसे ही आप नीचे देखेंगे अगर आपका कोई TCS कलेक्ट हुआ होगा तो वह यहाँ शो करेगा। साथ ही अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर शो कर रही होगी। इसके साथ ही अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वह भी यहाँ शो कर रहा होगा। हमारे केस में हमने कोई भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं किया, इसलिए यहाँ पर 0 शो कर रहा है। हमारे केस में टोटल 13,601 रुपये का TDS डिडक्ट हुआ है। हम इसे कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आपका नेक्स्ट टेबल टैक्स लायबिलिटी एक्टिवेट हो गया। टैक्स लायबिलिटी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंप्यूटेशन ओपन हो जाएगा। हमारे केस में ग्रॉस टोटल इनकम 5,94,442 की है, जिसमें कि हमने 50,000 रुपये की 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस क्लेम करी है। उसके बाद हमारी टोटल इनकम 5,44,440 रुपये आ गई। इसके बाद नीचे टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन है। आप यहाँ पर देखिए 18,888 रुपये का टोटल टैक्स शो हो रहा है और यहाँ पर आपको टैक्स की कैलकुलेशन भी शो हो रही है। यहाँ पर आप देखिए सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं होता। 3 से 5 लाख के बीच में 2 लाख रुपये के ऊपर 5% का टैक्स है। 10,000 रुपये का टैक्स आपका फर्स्ट स्लैब में आ गया। सेकंड 5 लाख रुपये से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है उसके ऊपर यहाँ पर 20% का टैक्स है। तो यहाँ पर टोटल देखेंगे 18,888 रुपये का टैक्स आ गया। टोटल टैक्स में से 87A की रिबेट डिडक्ट हो जाती है। अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो 87A में आपको रिबेट मिलती है। हमारी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसलिए हमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A में नहीं मिल रही। टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 18,888। इसके ऊपर 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा 756 रुपये। टोटल टैक्स एंड सेस 19,644 रुपये हो गया। टोटल टैक्स में से आप 89 की रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरियर्स मिला है सैलरी का तो वहाँ पर इसके लिए 89 की आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। 89 की रिलीफ क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10E फाइल करना होता है। बिना फॉर्म 10E फाइल किए आप 89 की रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। हमारे केस में 89 की कोई भी रिलीफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। 89 की रिलीफ क्लेम करने के बाद आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। हमारे केस में 19,644 रुपये का नेट टैक्स पेबल है। नेट टैक्स पेबल के बाद अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल करने में डिले किया है तो सेक्शन 234A में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। यहाँ पर जो भी आपका टैक्स पेबल होगा उसके ऊपर डिले इन मंथ्स इंटू 1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हमारे केस में यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम रिटर्न टाइम से फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको इस सेक्शन में इंटरेस्ट पे करना होता है। हमारे केस में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती, इसलिए यहाँ पर इसका इंटरेस्ट 0 है। नेक्स्ट आपको इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C में पे करना होता है। आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी क्वार्टरली होती है। अगर आपने शॉर्टफॉल किया है अपने एडवांस टैक्स में तो आप इस सेक्शन में भी इंटरेस्ट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सेक्शन 234F में अगर आपने रिटर्न फाइल करने में डिले किया है तो यहाँ पर आपको लेट फीस भी जमा करनी पड़ती है। हमारे केस में कोई भी लेट फीस या इंटरेस्ट नहीं आ रही, हम इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप देखिए लेट्स वैलिडेट योर फ्री फील्ड रिटर्न। आपके सारे कॉलम फिल हो गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी, ग्रॉस टोटल इनकम फिल कर दी, टोटल डिडक्शंस फिल कर दिया, टैक्स पेड भी आपने फिल कर दिया, टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी कैलकुलेट हो गई। आप यहाँ पर देखिए आपने जो टोटल टैक्स पेड किया है 13,601 रुपये का किया है और टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी 19,644 रुपये की है। तो यहाँ पर आपको कुछ टैक्स पे करना बाकी है।
प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखा रहा है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹6040। हमने ऊपर देखा था हमारा TDS कम डिडक्ट हुआ था, हमारी टोटल लाइबिलिटी ज़्यादा बन रही थी, इसलिए हमारे को ₹6040 का सेल्फ असेसमेंट का टैक्स पे करना होगा। टैक्स लाइबिलिटी पे करने से पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम दिखा दी गई है, आपको ग्रॉस टोटल इनकम दिखा दी गई है 5,94,442। इसमें से 50,000 रुपये की डिडक्शन लेस करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 5,44,440 है। आप यहाँ पर देखेंगे 19,644 का आपका टैक्स बनता था, आपने 13,601 रुपये का ऑलरेडी टैक्स जमा किया हुआ है TDS के फॉर्म में। बाकी का 6,040 रुपये का टैक्स अभी आपको पे करना है। पे नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया गया। यहाँ से आप अपना चालान सेलेक्ट कर लेंगे। आप मोड ऑफ पेमेंट, आप जो भी मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 वाला कोड सेलेक्ट है। मोड ऑफ पेमेंट में आप अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। हम नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, एक्सिस बैंक से हमने अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको आपके पैन की डिटेल शो हो रही है। आप चालान सबमिट करने से पहले इसको कंफर्म कर लीजिए और इसके बाद आप अपना कैप्चे डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद प्लीज़ कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। आप फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लीजिए। आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है, इसके बेसिस पर आप आई एग्री करके सबमिट कर दीजिए। टैक्स डिपॉजिट करने के बाद आप इसे टैक्स पेड में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की डिटेल फिल करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको बैंक का 7 डिजिट BSR कोड डालना है, साथ ही आपको चालान का सीरियल नंबर डालना होगा। आपने जिस डेट में पेमेंट करी है उसकी डेट डालनी होगी, साथ ही आपको यहाँ पर चालान की अमाउंट डालनी होगी। चालान की अमाउंट डालने के बाद आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे अब आपकी टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स डिपॉजिट इक्वल हो गया है और आपकी रिटर्न अपलोड होने के लिए रेडी हो गई है। आप यहाँ देख रहे हैं यू नीड टू मेक 0 पेमेंट। रिटर्न फाइल करने से पहले आप इसका फाइनल प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रोसीड टू प्रीव्यू करते हैं। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने पर आपको आपकी रिटर्न का प्रीव्यू दिख जाएगा। आप यहाँ पर अपनी रिटर्न को तसल्ली से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलती नज़र आए तो आप अभी भी अपनी रिटर्न को मॉडिफाई कर सकते हैं और अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही से आ रही है तो आप प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी रिटर्न में कोई गलती नहीं है तो वैलिडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आप प्रोसीड टू वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं और ई-वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 3 मोड दिखा रहा है ई-वेरीफाई करने के लिए, ई-वेरीफाई नाउ, ई-वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई ITR-V। ई-वेरीफाई नाउ एक रिकमेंडेड तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने आधार के OTP बेसिस पे अपनी रिटर्न को इमीडिएटली वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक के थ्रू भी अपनी रिटर्न को प्री वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप उसके बेसिस पर भी यहाँ पर अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। ई-वेरीफाई लेटर, ई-वेरीफाई लेटर के थ्रू यहाँ पर आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन विद इन 120 डेज आप बाद में कर सकते हैं। वेरीफाई ITR-V, you can submit the return now and verify the return by sending a signed ITR-V to the income tax department by normal or speed post within 120 days। आप 120 दिन के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद साइंड कॉपी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। हम अपने केस में ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफाई। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आप अपने आधार के बेसिस पे भी अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आप डिजिटल सिग्नेचर के बेसिस पे भी अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड आप देखते हैं जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमेट अकाउंट के थ्रू भी अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना OTP पहले से ही है तो आई ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करके या आई ऑलरेडी हैव एन OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार पर क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम यहाँ पर आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार पर क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देंगे। जनरेट आधार OTP पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर डाल देंगे और डालने के बाद आपकी रिटर्न फाइनली सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ITR-1 फाइल करना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।